Hi everyone, this is Priyanka Sinha and I welcome you all in Careers Catalyst. So back में देखकर समझ में आ रहा होगा what we are going to do today. Yeah, definitely we are going to solve the sample paper of board examination 21-22. टर्म 1 एग्जाम का पेपर है ये एंड इस टर्म 1 एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास होंगे टोटल 90 मिनट्स एंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड टू अटेम्प्ट इज 40. तो 40 मार्क्स मिलने वाले हैं 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद. और जैसा कि आपको पता है इस सैम्पल पेपर में वी हैव 3 सेक्शन. यू कैन सी हियर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए कंटेन 20 क्वेश्चंस एंड आपको इस 20 क्वेश्चन में से टोटल 16 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन बी ऑल्सो कंटेन 20 क्वेश्चन बट यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 16 क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. तो आपको यहाँ से मार्क्स मिल गए. अब आते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ, सेक्शन सी. सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड ईच केस बेस्ड क्वेश्चन विल कंटेन 5 सब क्वेश्चंस और उन 5 सब क्वेश्चन में से एनी 4 क्वेश्चन आपको करना है. ठीक है. सो डेफिनेटली फ्रॉम सेक्शन सी यू विल गेट 8 मार्क्स और हो गए आपके टोटल 40 मार्क्स पूरे. तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ हाउ यू विल सॉल्व द सेक्शन ए. तो सेक्शन ए कंटेन 20 क्वेश्चंस. सो आज हम ये सारे के सारे 20 क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ दीज ऑल क्वेश्चंस सो दैट आप इसको बहुत आसानी से समझ सको और सॉल्व कर सको. ठीक है. तो शुरू करते हैं सेक्शन ए. और एक छोटी सी बात और बतानी है. सेक्शन ए कंटेन ऑफ कोर्स 20 क्वेश्चन बट जब आप इस सेक्शन ए को सॉल्व करोगे ना तो आप थोड़ा ध्यान देना कि सेक्शन ए के क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े सिंपल होने वाले हैं. तो डेफिनेटली इफ यू विल गिव लेस टाइम हियर तो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए काफ़ी सारा टाइम मिलेगा. सो ट्राई टू फिनिश दिस पर्टिकुलर सेक्शन ए इन 20 मिनट्स. इट विल बी गुड. ठीक है. और अगर आप ये 20 मिनट्स में कंप्लीट कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके पास काफ़ी सारा टाइम बचेगा टू सॉल्व सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. बिकॉज सेक्शन बी और सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस होंगे कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के होंगे एंड केस बेस्ड क्वेश्चन है एंड ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी. मैथ्स है सो इट विल टेक सम टाइम. तो जो हमारा बाकी का 1 घंटा 10 मिनट बचेगा ना वो आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी को सॉल्व करने में लगने वाला है. उससे ज़्यादा भी लग सकता है. तो टाइम को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर हमें ये पेपर सॉल्व करना होगा. ओके. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये हमारा सेक्शन ए का फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन है. तो पहले हम इन 3 क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन तीनों क्वेश्चन में हमें करना क्या है. डेफिनेटली सॉल्व करना है. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन. बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर. तो हमें लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो ढूंढना है. तो ये फर्स्ट चैप्टर से बिलोंग कर रहा है डेफिनेटली ये क्वेश्चन. तो पहले चैप्टर का आपको आई होप सारा कंटेंट याद है, क्या क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर में. तो फर्स्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि हाउ वी फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ. तो ठीक है, वो कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे बट बिफोर दैट कि किसका एलसीएम और एचसीएफ. तो क्या बोला जा रहा है देख लो ध्यान से. द रेशियो ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर. तो एक काम करते हैं, पहले मैं 1 से लेके 5 तक नंबर लिख देती हूँ. 5 से ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर. तो ऑफकोर्स अमॉन्ग दीज 5 अगर मैं बोलूँ तो हमारा जो लीस्ट प्राइम नंबर है ये क्या हो गया, 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर बिकॉज 1 जो है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट से डिफाइन करते हैं. राइट. तो 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर एंड अगर कंपोजिट नंबर की बात करूँ सो डेफिनेटली 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर. ठीक है ना. तो हमारा जो 4 हो गया ये लीस्ट कंपोजिट नंबर और जो 2 है हमारा ये लीस्ट प्राइम नंबर हो गया. अब हमें क्या करना है, ये नंबर्स का रेशियो नहीं ढूंढना, हमें इनके एलसीएम का रेशियो ढूंढना है. तो चलो ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लूँ हमारा लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है. लीस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है. तो डेफिनेटली लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4. तो ये तो हो गया 2 to the power 1 और ये हो गया 2 to the power 2. वेरी सिंपल. इट विल बी इजी टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज 2. तो अगर मैं इनके एलसीएम की बात करूं सो डेफिनेटली 2 मैक्सिमम पावर के साथ यहाँ पर है सो द एलसीएम विल बी 2 स्क्वायर. और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं सो डेफिनेटली ये होने वाला है 2 बिकॉज 2 इज कॉमन ओनली इन दीज 2 नंबर्स. राइट. तो हमने एलसीएम और एचसीएफ तो ढूंढ लिया है, यानी हमारा एलसीएम हो गया 4
और HCF हो गया 2। वेरी सिंपल। क्या बोला जा रहा है हमें? फाइंड द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF। ये भी बहुत ध्यान से पढ़ोगे कि किसका रेशियो बोला जा रहा है, HCF और LCM या फिर LCM और HCF। ठीक है, सो LCM और HCF का रेशियो बोला जा रहा है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिवाइड इट लाइक दिस। ये दोनों नंबर का LCM कितना आया था हमें? 4 आया था और HCF कितना आया था? 2 आया था। ये कट कर लिया हमने। 2:1 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा होगा सबको? ये हमारा फर्स्ट यानी बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हो गए हमारे 1 मार्क्स पक्के। बहुत आसान सा क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर किया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो आप देख पा रहे होगे दिस क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम लीनियर इक्वेशन, राइट? तो लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन्स 5x + 7y = 3 and 15x + 21y = k coincide is। अभी ये कोइंसाइड वाली बात यहाँ पर कर लेते हैं पहले। तो अगर मैं कोइंसाइड वाले कंडीशन की बात करूँ सो डेफिनेटली देयर आर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन व्हेन टू लाइंस कोइंसाइड विद ईच अदर, ये आपको पता होगा, है ना? एंड कोइंसाइड के लिए कंडीशन क्या होता है? तो कंडीशन होता है डेफिनेटली A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. This is the condition for coinciding line. तो ये कंडीशन तो लिख लिया हमने, बट हमने सीखा था कि whenever you are solving this question, so you have to convert your equation in standard form. तो ये इक्वेशन हमारा जो है ये कुछ इस तरह का है, 5x + 7y और इज इक्वल टू 3 है। ये देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इज इक्वल टू 3। तो एट फर्स्ट आई कन्वर्ट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इट विल बी लाइक दिस, राइट? कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं दूसरे इक्वेशन की बात करूं तो ये बन जाएगा 15x + 21y - k is equal to 0। दोनों इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। A1 यू कैन कंसिडर एज 5, B1 7 और C1 जो है ये हमारा हो जाएगा -3। एग्जैक्टली वैसे ही A2, B2 और C2 भी यहाँ से गेन कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स बाय पुटिंग दिस ऑल वैल्यू हियर आप आराम से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो पुट करते हैं। A की वैल्यू है कितनी? 5 और A1 की वैल्यू हमने पुट कर दी 5, A2 की वैल्यू पुट कर दी व्हाट? 15। B1 की वैल्यू है 7 और B2 की वैल्यू है 21, C1 की वैल्यू -3 और नीचे जो हमारा C2 है उसकी वैल्यू कितनी है? -k। ये तो क्लियर होगा सबको। अब ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये देखो 1/3 यानी अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं सो इट इज 1/3 इज इक्वल टू 3/k, बिकॉज ये माइनस माइनस साइन आपका हो जाएगा कट। वेरी सिंपल। नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस सो डेफिनेटली यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम हियर इज व्हाट? 9। तो हमें k की वैल्यू मिल गई 3 3 9। तो चलो लिख लेते हैं इसे। k की वैल्यू 9 कहाँ पर है भाई? ये हमारा ऑप्शन ए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान है सारे क्वेश्चन, है ना? बहुत ही आसान है और सेक्शन 9 के क्वेश्चन आसान ही होने वाले हैं। थोड़ी सी लेकिन पढ़ाई करनी होगी, बिना पढ़े तो डेफिनेटली सॉल्व नहीं होना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है? अ गर्ल वॉक 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज। ओके, हमें इस डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है। तो भाई जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले क्वेश्चन आए ना तो आप ये सबसे पहले बना लो, बहुत आसान होता है इससे हमें समझना, है ना? चलो अभी काम करते हैं। ये हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ से लड़की चलना शुरू करती है 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो डेफिनेटली से विल गो लाइक दिस, 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। समझ में आ रहा है? ये 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट ट्रैवल कर रही है। दैट इज, उसके बाद क्या बोला जा रहा है? एंड देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। और जब ये यहाँ पहुंच जाती है ना उसके बाद 150 मीटर कहाँ जा रही है? टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है। चलो ठीक है, ये हमने बना लिया। हमें क्या करना है? द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ए है, तो ए से हमें पॉइंट सी का डिस्टेंस जो है वो ढूंढना है। सो डेफिनेटली उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसे ज्वाइन कर देंगे। एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि ये एंगल होना है 90 डिग्री, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑफ कोर्स हियर वी नीड टू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर ट्रायंगल से। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। अब इसे हम ढूंढते हैं। कैसे ढूंढेंगे? डेफिनेटली वी हैव अ फॉर्मूला, AC² विल इक्वल टू AB² प्लस BC², राइट? तो AC हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हम लोग ढूंढ सकते हैं। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ AB²। AB की वैल्यू कितनी है?
ये 200 स्क्वायर प्लस हमारा जो BC है उसकी वैल्यू कितनी है 150, दैट इज 150 स्क्वायर, राइट। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बी, इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, इट विल बी, ये देखो ये तो हमारा हो गया इसका स्क्वायर 200 का और ये 150, राइट, इट इज 225, ठीक है। चलो फिर से लिख देती हूँ, दिस इज 225 और 00। नाउ वी नीड टू ऐड दिस टू, सो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 625 एंड 2 zeros, और हमें पता है कि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, सो डेफिनेटली द आंसर विल बी 250 मीटर। तो हमारा जो AC है उसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है, इट इज हाउ मच 250 मीटर। तो ये ऑप्शन हमारा B, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया। आई होप ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो ये हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए आप पहले अच्छे से। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस जो है वो हमें ढूंढना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अभी हमारा जो लेंथ ऑफ डायगोनल है ये तो दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमें डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है तो डेफिनेटली हमें पता है कि हम इसका एरिया जो है वो बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं, राइट। तो एरिया विल बी वेरी इजी टू फाइंड हियर। तो पहला काम हम लोग जो करने वाले हैं ना वहाँ पर, ये क्या करेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे इस रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करेंगे। क्या फायदा होगा वो भी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रोम्बस, और एरिया ढूंढने के लिए हमारे पास चूंकि दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी टू फाइंड द एरिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो ये सॉल्व किया मैंने, हाफ इंटू D1 कितना है देख लो, हमारा D1 है 24 एंड D2 है 30, तो हाफ इंटू 24 इंटू 30, ये तो कट हो गया हमारा 12, और 12 32 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 384, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर क्या है, ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने एरिया ढूंढ लिया, इसका एरिया कितना आ गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत आसान। ओके, नाउ अभी मैं रोम्बस ड्रॉ करती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें पता होती है, ठीक है। जब आपको एक रोम्बस दिया होता है तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होती हैं, इसे समझ लेते हैं। ये हमारा एक रोम्बस है एंड हमें इसके दोनों डायगोनल्स दिए हुए हैं 24 एंड 32। हमें पता है कि रोम्बस का एक डायगोनल बड़ा होता है और दूसरा डायगोनल जो है वो छोटा होता है, बिकॉज दिस इज द टिल्टेड फिगर नॉट अ स्ट्रेट फिगर। सो चलो ये वाला डायगोनल हमारा 32 सेंटीमीटर है और ये वाला जो डायगोनल है ना इट इज 24 सेंटीमीटर। फाइन, अगर ये 32 है तो डेफिनेटली इट विल बी डिवाइडेड इनटू 16 एंड 16, और अगर ये हमारा 24 है तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 12 और 12, बिकॉज वी नो इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके आगे एक और चीज है, इन रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, याद है आपको। सो ये वाला एंगल जो है ना ये क्या हो जाएगा हमारा 90। सो डेफिनेटली अगर मैं इस ट्रायंगल में, चलो मैं इसका नाम लिख दूं पहले, इस रोम्बस का नाम लिख देते हैं ABCD और ये पॉइंट O है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल AOD की बात करूं, सो डेफिनेटली ट्रायंगल AOD बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड आउट इजीली द वैल्यू ऑफ AD। और एक बार आपको साइड मिल गया तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट द एल्टीट्यूड इजीली बाय यूजिंग द फॉर्मूला बेस इनटू हाइट, और एरिया तो आपके पास पहले से है। तो ये लॉजिक लगाना है यहाँ पर। तो सॉल्व करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपको पाइथागोरस थ्योरम में दिए हुए, लाइक हमारे चैप्टर्स में है, हमारी बुक में है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल AOD है ना, AOD में जाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AD। तो इट विल बी AD स्क्वायर इज इक्वल टू डेफिनेटली 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 16 का स्क्वायर हो गया 256। ये सब चीज़ें तो आपने याद की होंगी। एंड जब मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर टू ये हो जाएगा 400, राइट। और अगर AD स्क्वायर की वैल्यू 400 आई तो AD की वैल्यू हो जाएगी 20, कोई दिक्कत नहीं। AD की वैल्यू हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर। बात अभी बनी नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ AD ढूंढा, यानी कि साइड ढूंढ लिया, ये हमारा साइड आ गया। अभी ऑल द साइड्स विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज अ रोम्बस।
अब मैं क्या करूंगी, हमें पता है कि रोम्बस का एरिया जो है ना, अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू व्हाट, बेस इनटू हाइट। तो हमारे पास बेस है, बेस क्या है हमारा 20, हाइट नहीं पता बट हमें एरिया पता है। ये देखो हमने एरिया पहले ही ढूंढ रखा है, एरिया कितना है दैट इज 384, बेस कितना है 20 और हाइट तो नहीं पता, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा 384 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू h। अगर मैं इसे कट करूँ 2 से, सो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 192, राइट। तो 192 इज इक्वल टू h आया, बट नीचे 10 है भाई, ये देख लो ये 10 है, यानी कि हाइट जो है वो हो जाएगी 19.2 सेंटीमीटर। मैंने काफी डिटेल में सॉल्व किया है, ये आपके लिए, आपके समझने के लिए, बट एज दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप करना तो ये सारा स्टेप है, बट आप थोड़ा स्टेप्स को स्किप करके भी कर सकते हो। बट आई होप ये आपको समझ में आ गया हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइट हियर, दैट इज 19.2 वाई वैल्यू है, या इट इज हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 fair coins are tossed। भाई 2 सिक्के हैं आपके पास, आप उसे टॉस कर रहे हो, ठीक है। What is the probability of getting at the most one head? At the most मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जब आप 2 कॉइन को टॉस करते हो तो क्या प्रोबेबिलिटीज है, मतलब क्या क्या इवेंट्स जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर जब आप टॉस करोगे। सो डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी जो इवेंट्स आपको मिले वो दोनों ही कॉइन में हेड हो सकता है कि एक कॉइन में हेड हो और दूसरे कॉइन में टेल हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉइन में टेल आ जाए और दूसरे कॉइन में हेड आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों कॉइन्स जो है ना, जब आप उसे टॉस करते हो तो दोनों के दोनों टेल आपको मिल जाए। तो ये 4 प्रोबेबिलिटीज है, राइट। अब इन 4 प्रोबेबिलिटीज में हमें क्या पूछा जा रहा है, एट द मोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए मतलब कम से कम कुछ भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा, बट ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड होना चाहिए। तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो डेफिनेटली वी कैन चूज दिस, एक हेड है, इसको भी चूज कर सकते हैं। और क्या बोला जा रहा है, एट द मोस्ट वन हेड, बट अगर मैं इसे चूज करती हूँ तो यहाँ पर 2 हेड है, सो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस वन। तो हमें क्या ये वाला ऑप्शन लेना होगा। अब ये क्यों ले रहे हैं, यहाँ पर तो बोला गया हेड की बात की जा रही है, बट यहाँ तो हेड है ही नहीं, बट क्या बोला जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, कम से कम की तो बात उन्होंने की नहीं। सो डेफिनेटली दीज 3 इवेंट्स यू कैन चूज फ्रॉम हियर। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स जो है वो टोटल हो गए 3, और सॉरी फेवरेबल आउटकम हो गए 3, और जो टोटल आउटकम है वो क्या हो गया हमारा 4, यानी आंसर विल बी 3/4। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अगेन ट्रायंगल का क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। ABC is similar to PQR। भाई 2 ट्रायंगल हैं और ये सिमिलर दिए हुए हैं, अगर सिमिलर दिए होते हैं काफी सारी चीज दी होती है, हमें ये पता है, ठीक है ना। सो ये हमारे 2 ट्रायंगल हैं ABC एंड PQR, एंड बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, मतलब कि इनके सारे साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा, इनके सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, है ना। ये सारी चीजें तो दी है आपको। आर क्या बोल रहे हैं, AM एंड PM आर द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। चलो एक काम करते हैं, ये AM और ये PM हमने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर लिए, दोनों ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स हैं, एंड AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया देख लो, 4/9, ठीक है। अब AB स्क्वायर बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 दिया है, और ये क्या बोल रहे हैं, हमें ढूंढना है AM बाय PM। तो वैसे हमें पता है कि किसी भी 2 ट्रायंगल, अगर कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनका एरिया जो होता है ना वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है, आपको पता होगा ये, है ना। इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। तो ये अगर ये आपको ये रेशियो दिख रहा है, मतलब कि इनका एरिया का रेशियो है ये, यानी कि ये आपको 4/9 जो है ये एरिया का रेशियो मिल गया। अगर 4/9 एरिया का रेशियो है तो अगर मैं AB बाय PQ फाइंड आउट करूं सो डेफिनेटली इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4/9, है ना, और ये क्या हो जाएगा अपना 2/3। सो दिस विल बी द रेशियो ऑफ AB बाय PQ। ये तो हमारा AB बाय PQ का रेशियो आ गया, कितना आ गया 2/3। बट हमें क्वेश्चन में AB बाय PQ का रेशियो नहीं पूछा जा रहा, हमें पूछा जा रहा है कि इनके एल्टीट्यूड का रेशियो क्या होगा।
सो जो भी साइड्स का रेशियो होता है वही एल्टीट्यूड का रेशियो होता है, यानी का साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू हाइट 1 बाय हाइट 2। मैं ऐसा यहाँ पर लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं हाइट की रेशियो की बात करूँ यानी कि एल्टीट्यूड्स के रेशियो की बात करूँ, सो दिस विल ऑल्सो इक्वल टू 2/3। वेरी सिंपल। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये देखो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। हमने अभी सॉल्व किया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। चलो भी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये मैंने लिया नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 तक सॉल्व कर लिया हमने, राइट। अब 7, 8, 9, 10 एक साथ सॉल्व करते हैं। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब ये पहला क्वेश्चन जो कि ट्रिगो से है और बहुत आसान है, राइट। ट्रिगो के फॉर्मूलाज जो आपने सीखे हैं, डेफिनेटली वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। 7th क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये देख लो हमारा क्वेश्चन क्या है। 2 sin स्क्वायर बीटा minus cos square beta is equal to 2. Then the value of beta means to say this is just an angle like theta, right? तो आपको यहाँ पर इस बीटा एंगल यानी इस एंगल की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अभी मैं अगर पूछूं कि मुझे 2 sin स्क्वायर बीटा और इसे सॉल्व करना है तो डेफिनेटली जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या मेथड आपने सीखा है वही लगाएंगे यहाँ पर। तो सबसे आसान तरीका जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी करती हूँ। 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। अब बात क्या है, यहाँ पर आपको एंगल बीटा की वैल्यू ढूंढनी है। सो डेफिनेटली ये जो साइन और कॉस वाले टर्म है ना, इसे हमें हटाना होगा या एक पर्टिकुलर टर्म में कन्वर्ट करना होगा। अगर ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता तो हमें पता है कि ये 1 होता है, बट ये माइनस है तो हम एक काम कर सकते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर ये एक टर्म में होंगे तो एक टर्म में होंगे तो हमें उसकी वैल्यू ढूंढनी यानी जो हमारा एंगल है उसकी वैल्यू ढूंढनी आसान हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपने सीखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा is equal to 1. This we know and definitely if I am going to put the value of cos square beta here, अगर मैं इसको छोड़ दूँ इसकी वैल्यू पुट करूँ, any of the one you can put here, you will get the answer, ठीक है। यानी कि आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो आपका मन कर रहा है। तो फिलहाल मैं कॉस को कर रही हूँ कन्वर्ट, तो कॉस को अगर मैं कन्वर्ट करूँ यहाँ से तो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। नाउ आई पुट द वैल्यू। ये देखो ये मैंने लिख लिया 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। अब कुछ नहीं करना, नॉर्मल सॉल्व करना इसे। चलो ब्रैकेट ओपन करते, ये हो गया हमारा 2 sin स्क्वायर बीटा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -1 और इट विल बी प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ये देखो इन दोनों टर्म को मैं ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 3 sin स्क्वायर बीटा। ये पार्ट में रब कर रही हूँ, चलो लिखते हैं इसको। क्या हो जाएगा हमारा 3 sin स्क्वायर बीटा, और ये जो -1 है ना इसको भी हम इक्वल के उधर ले जाते हैं, तो ये -1 उधर जाके 2 + 1 यानी कि इज इक्वल टू 3। 3 कट हो गया हमारा। साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू आ गई 1, तो साइन बीटा की भी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, बिकॉज वी नो स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो तो होता है 1। तो साइन बीटा की वैल्यू 1 मिल गई। बट अब हमें सोचना है कि साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सारे वैल्यू सीखे हमने। तो इसमें से कौन सी वैल्यू है साइन की जो 1 आती है, तो डेफिनेटली इट इज व्हाट 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख दूं, ये हो जाएगा हमारा साइन 90 डिग्री। ओके, अब अगर मैंने इसे साइन 90 लिखा तो डेफिनेटली ये साइन साइन कट हो जाएगा और हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी 90 डिग्री। बहुत आसान, ये हमने फाइंड आउट कर लिया बीटा की वैल्यू, यानी ऑप्शन बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। तो हमने ये पहला क्वेश्चन यानी 7th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ 7th क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर किया। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें सो क्या बोला जा रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर विथ द डेसिमल एक्सपांशन 44.123 आर
अब ये तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, ये देख लो। अगर ये ऐसा कुछ आपको डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है, सो डेफिनेटली इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। ये आपका कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग। अब अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में होंगे, पूछा जा रहा है डिनोमिनेटर कौन से फॉर्म में होगा। भाई बहुत आसान है, डिनोमिनेटर जो है वो 2 और 5 के प्रोडक्ट की, यानी 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर वही पूछा जा रहा है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर जो है ना आपका, अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन ये है तो उसके अगर उसको फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो उसके डिनोमिनेटर का एक्सपेंशन जो है प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे। सो डेफिनेटली इट विल बी 2 and 5 ओनली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमने 9th में भी सीखा था और 10th में भी सीखा कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हो अगर वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, सो डेफिनेटली उनके डिनोमिनेटर जो है ना वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में होते हैं। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, इसके लिए हमने ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 लिया मैंने। क्या बोला जा रहा है देखते हैं। द लाइन्स x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आर इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ओवरलैपिंग है या फिर नन ऑफ दीज है। तो भाई इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे तो देख के समझ में आ रहा है, बट आप कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से रफली इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत छोटा सा सॉल्यूशन होगा इसका। x इज इक्वल टू a, चलो मैं इसको बताती हूँ। x इज इक्वल टू a, एक काम करते हैं, इसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारा y वाला टर्म नहीं है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। x प्लस 0y इज इक्वल टू a या फिर x प्लस 0y माइनस a इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो। तो ये हमने लिख लिया इस इक्वेशन को। अब मैं इस इक्वेशन के लिए वैल्यूज पुट करती हूँ। आई विल टेक द वैल्यू ऑफ y और देखोगे कि x की वैल्यू हमें क्या मिलती है। चलो एक काम करते हैं, मैंने y की वैल्यू पहले केस में 1 पुट कर दी, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी? a मिलेगी। वैसे ही जब आप y की वैल्यू को 2 पुट करोगे तब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू a मिलेगी। ये तो समझ में आ रहा है। तो मैं अभी डायरेक्टली x और y की वैल्यू लिखती हूँ। मैंने बारी बारी से y की वैल्यू पुट की। y की वैल्यू क्या पुट की मैंने? सबसे पहले मैंने पुट किया यहाँ पर 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, बट ऑल द केसेस आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x एज a। तो ये मेरा अभी ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक आसान सा इक्वेशन का हमने वैल्यूज ढूंढ लिया यहाँ पर। वैसे ही अगर मैं दूसरा इक्वेशन लूँ, दूसरा इक्वेशन क्या हमारा y इज इक्वल टू बी है, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू बी। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? 0x प्लस y इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर भी मैं x और y की वैल्यूज पुट करती हूँ। ये मैं डिटेल में सिर्फ आपको इसके लिए बता रही हूँ कि आप समझ जाओ कि ऐसे क्वेश्चन को एग्जैक्टली करते कैसे, इतना आपको सॉल्व करके वहां पर नहीं देखना, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पर क्या पुट करूँ? 1 पुट करूँ। चलो, तो मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? ऑफ कोर्स b मिलेगी। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो भी y की वैल्यू क्या मिलेगी? b। ये देखो इस तरह से मैंने सॉल्व किया इसको, है ना। और ये तो हो गया 0, यानी y इज इक्वल टू अल्टीमेटली क्या मिलेगा? b। तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ x, वेदर इट इज 1, 2, 3 और -1, मैंने जो भी लेना है आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ b एज y। ये हमारा 3 और इसकी भी वैल्यू y की वैल्यू क्या आ गई? b आ गई। अब ये मैंने क्यों किया? बिकॉज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ये जो पॉइंट्स हम यहाँ पे से ये सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो चूज करना है ना, आप कैसे चूज करोगे। क्योंकि मैंने दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स ले लिए हैं x और y, तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी इजी टू प्लॉट दीज ऑल पॉइंट्स ऑन ग्राफ। तो अब मैं ग्राफ बनाती हूँ। ये मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है। नेगेटिव एक्सिस तो है नहीं हमारे पास, पॉजिटिव एक्सिस है सारे। तो पहला सॉल्व करते हैं। ये देखो x की वैल्यू a, y की वैल्यू 1, 2, 3। एक काम करती हूँ, जैसे आप 1, 2, 3 लेते हो ना, वैसे ही एक पॉइंट यहाँ पर x के लिए a ले लो। चलो ये पॉइंट मैंने a ले लिया और ये पॉइंट मैंने y के लिए b ले लिया, ठीक है। बिकॉज 1, 2, 3, 4 वैल्यूज तो आप रखते हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि उन्होंने हमारी वैल्यूज b और a आ रही है, सो डेफिनेटली यू हैव टू टेक 1 पॉइंट एज a हियर x एक्सिस पर, और एक पॉइंट y पर जो है हमें क्या लेना पड़ेगा? b लेना पड़ेगा। ले लिया मैंने। अब प्लॉट करते हैं। पहला देखो, इस इक्वेशन को लेते हैं, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 1, ठीक है। चलो y की वैल्यू 1 मान लो यहाँ पर और x की वैल्यू a यहाँ पर है। ये देखो, ये हमारा पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, समझ में आ रहा है। दूसरी वैल्यू लेते हैं, x की वैल्यू a, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू वापस a है बट y की वैल्यू 2 हो गई, यानी कि ये कुछ यहाँ पर पॉइंट आएगा।
वैसे ही अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू जो है हमारी a है बट y की वैल्यू 3 है, तो चलो ये 3 मैं यहाँ पर लेती हूँ और x की वैल्यू अगेन a है, तो यू विल गेट दिस लाइन। ये देखो ये लाइन मुझे मिल गई, समझ में आ रहा है आपको? ये वाली लाइन मिल रही है, ये देख लो ये लाइन मिल रही है मुझे। वैसे ही जब मैं दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करूंगी, तो ये मेरा पॉइंट A है यहाँ पर और ये मेरा पॉइंट B है, राइट? तो अभी यहाँ पर देखते हैं, चलो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू b, x की वैल्यू ये ले ली मैंने 1, ये हमारा x एक्सिस है, राइट? तो 1 और y की वैल्यू b, तो कहाँ पॉइंट आएगा? ये देखो कुछ इस तरह का पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मिल गया मुझे। वैसे ही x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू b, तो कहाँ पे पॉइंट आएगा? यहाँ पर आएगा। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू b, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। अगर आप इसका भी ग्राफ बनाते हो तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये देखो इस तरह की ग्राफ बन जाएगी। और आपको दिख रहा है कि ये दोनों जो लाइन्स है, यानी ये दोनों इक्वेशंस जो मैंने लिए थे, इसका जब मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ये लोग एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि द लाइन x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, ओवरलैपिंग और नन ऑफ दिस, तो क्या लिखोगे आप? इंटरसेक्टिंग लिखोगे। समझ में आ गया? बहुत आसान था ये क्वेश्चन जो हमने किया, सारे क्वेश्चन आसान ही है। तो ये हमने 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A -5,6 फ्रॉम द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भाई ये तो ऐसे भी बहुत आसान है, ये हमारा ओरिजिन हो गया और जो पॉइंट A है वो क्या है? -5,6। अब -5,6 है तो कुछ चलो यहाँ पर आ जाएगा हमारा वैल्यू ये, ठीक है? अभी मैं परफेक्ट नहीं बना रही हूँ, जस्ट ऐसे ही हमने ले लिया, ठीक है? -5,6 ये वैल्यू है। इसका डिस्टेंस आपको कहाँ से ढूंढना है? ओरिजिन से ढूंढना है। तो डेफिनेटली वी हैव अ डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट दिस। तो मैं ढूंढ लेती हूँ, चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाती हूँ। मान लो ये मेरा A पॉइंट है और ये O पॉइंट है, तो मुझे OA का डिस्टेंस चाहिए। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ कोर्स 0 -5 होल स्क्वायर प्लस 0 -6 होल स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो गया 25 और ये हो गया आपका 36। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ये हमने सॉल्व कर लिया और ये मैं सॉल्व कर देती हूँ। अभी कितना हो जाएगा? ये 61, राइट? तो √61 आंसर है, या ये देख लो √61 ये आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। यानी OA डिस्टेंस जो हमने यहाँ पर ढूंढा, इट इज व्हाट? √61 यूनिट। तो ये जो पॉइंट था जो हमने यहाँ पर लिया, एक पॉइंट कोऑर्डिनेट, ये हमारा जो पॉइंट A था, इसका जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन था -5,6, इसका डिस्टेंस हमें ओरिजिन से ढूंढना था। तो हमें पता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो होता है 0,0 एंड डेफिनेटली यही कंसेप्ट को लगा के हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लगाया और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस यू आर गेटिंग द आंसर एज √61। सो 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 को अगर देखोगे तो क्या बोला जा रहा है? इफ A² इज इक्वल टू 23/25। ये देख लो, इस क्वेश्चन को यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। क्या बोला जा रहा है 11th क्वेश्चन में? इफ A² इज इक्वल टू 23/25। देख लो ध्यान से, A² की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना? A² कितना है? 23/25 है। देन A इज, अभी हमें A की वैल्यू बतानी है, तो ठीक है, डेफिनेटली अगर A² 23/25 है तो A क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 23/25। अब आगे जब आप इसे सॉल्व करोगे तो वी नो 23 का स्क्वायर रूट तो निकलना है नहीं, ये प्राइम नंबर है। बचा हमारा 25, तो 25 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और आंसर हो जाएगा 5। यानी डिनोमिनेटर में होगा 5 और न्यूमरेटर में होगा स्क्वायर रूट ऑफ 23। और हम इस स्क्वायर रूट ऑफ 23 को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, यानी एक नंबर आपके पास रूट में होने वाला है। तो जब आप इसे देखोगे तो आपको क्या पूछा जा रहा है? देन A इज, अभी A के बारे में आपको बताना है। तो A के बारे में आप क्या बताओगे? डेफिनेटली ये इर्रेशनल होने वाला है, बिकॉज इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है ना, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 23 विच इज एन इर्रेशनल नंबर। सो अगर आपको पूरे फ्रैक्शन A के बारे में पूछा जा रहा है, सो ऑफ कोर्स आपको चूज करना होगा ऑप्शन B, बिकॉज इट विल बी एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो आपने ये सारी चीजें 9th स्टैंडर्ड में ही सीख ली थी, है ना? बहुत पहले सीख लिया था। चलो अब आगे बढ़ते और अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये देख पा रहे हो क्या बोला जा रहा है, इफ एलसीएम x, 18 इज इक्वल टू 36 एंड HCF x, 18 इज इक्वल टू 2 देन x इज। अरे ये तो बहुत आसान है ना, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। इस क्वेश्चन में सबसे पहले एलसीएम कितना दिया हुआ है ये देख लो, हमारा एलसीएम हो गया, साफ साफ दिया है इन्होंने, हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम इज इक्वल टू 36 एंड HCF इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 2। और इन्होंने साथ में एक नंबर भी दे रखा है, ये देखो एक नंबर तो x है और दूसरा नंबर हमारा क्या है 18 है। अब हम एक बहुत आसान सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर दैट वी नो, राइट। हमें एलसीएम पता है कितना 36, हमें HCF भी पता है कितना है, हमारा HCF है 2, और हमें एक नंबर भी पता है, एक है नंबर 18 और दूसरा नंबर है हमारा x। डेफिनेटली आप यहाँ से बहुत आसानी से वैल्यू ऑफ x जो है वो ढूंढ सकते हो। 36 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू x, ये हमारा कट हो गया और हमें x की वैल्यू मिल गई 4, यानी जो हमारा दूसरा नंबर है ना वो क्या हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत आसान था, अगेन ये वाला क्वेश्चन नो नीड टू गिव टाइम है, बहुत शॉर्ट टाइम में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है जो हमने यहाँ पर किया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को भी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और 13 में क्या दिया हुआ, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A इज इक्वल टू √3। चलो एक काम करते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ABC हो गया और क्या बोल रहे हैं राइट एंगल एट B, तो ये मैंने लिया राइट एंगल एट B, ये बन गया हमारा फिगर, वेरी सिंपल। 10A इज इक्वल टू √3, ये हमारा A है और आपको पता होगा कि जो एंगल है ऑफ कोर्स जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल से अटैच्ड जो साइड होगी वो उसकी बेस होती है। सो 10A इज इक्वल टू √3। अब अगर मैं बात करूं 10A की, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है P/B, राइट, P/B। और ये हमें क्या दिया हुआ है √3/1, यानी 10A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये और बेस क्या हो जाएगा डेफिनेटली AB। तो ये दोनों वैल्यूज तो हमें गिवन है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जो भी वैल्यूज बोला जा रहा है वो ढूंढ लेंगे। तो AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेफिनेटली √3² प्लस 1², ये तो हो गया 3 और ये हो गया 1 यानी कि 4। तो हमारा AC अगर हमें फाइंड करना है तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज हाउ मच 2। तो हमने निकाल लिया AC विल बी व्हाट 2, वेरी सिंपल। नाउ अब क्या बोला जा रहा है, चलो ठीक है क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और शांति से सारे वैल्यूज पुट करते हैं। जरा भी देर करोगे, जरा भी जल्दी करोगे, सॉरी देर नहीं जल्दी करोगे तो डेफिनेटली ये रॉन्ग हो जाएगा। तो बहुत आसानी से वैल्यूज पुट करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ, क्या बोला जा रहा है cos A इंटू cos C, ओके, और माइनस sin A इंटू sin C। कोई जल्दी नहीं करनी है, वैल्यूज देखते चलो। cos A की वैल्यू देखते हैं। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H होता है, ठीक है। तो A के लिए ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू 1/2 इंटू, अब cos C की बात करते हैं। cos C यानी इसकी बात हो रही है। अब C के लिए अगेन cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, तो B हमारा क्या हो जाएगा भी, cos C के लिए बेस हमारा √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंसर हमारा √3/2, वेरी सिंपल, हमने लिख लिया। यानी ये अल्टीमेटली मिला आपको √3/4। अब इस तरफ की बात कर लेते हैं, sin A, ये देख लो ये हमारा A है, sin का फॉर्मूला क्या होता है P/H। अब sin A के लिए P क्या हो जाएगा हमारा √3 और H हो जाएगा 2, तो ये आंसर आ गया √3/2 इंटू sin C की बात करते हैं, C मतलब ये। अब sin C के लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 1 होगा और हाइपोटेनस 2 होगा, यानी इट विल बी 1/2। देख लो ये सेम आंसर आ रहा है, ये भी मिल रहा है √3/4, ये दोनों कट और हमारा आंसर हो गया 0, ठीक है। अब देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर है, डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बहुत आसान था, आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बट अगर आप जल्दी करते हो ना तो समटाइम हम एंगल्स को लेने में गलती कर देते हैं एंड डेफिनेटली आप एंगल के साथ अगर बेस हाइट को आप कंपेयर नहीं कर रहे हो तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग
ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली एंगल आप देख के ही अपने साइड्स को लोगे, यानी हाइट को लोगे और हमारा जो बेस है उसे कंसिडर करोगे। बाकी रही बात हमारे हाइपोटेनस की, तो वो तो कॉमन होने वाला है, बट व्हेन यू चेंज द एंगल तो अकॉर्डिंगली आपका परपेंडिकुलर और बेस जो है ना ये बदल जाता है। ये चीज ध्यान में रखना है और फिर वैल्यूज पुट करनी है, डेफिनेटली कभी गलत नहीं होने वाला। ओके चलो, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाके। चलो क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। तो ट्रिगो के 2 क्वेश्चन हमने किए अभी तक, बहुत आसान थे दोनों भी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है, इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी आर इन रेशियो 1:1:2, यानी कि कोई आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके तीनों एंगल्स का रेशियो 1:1:2 दिया हुआ है। तो मान लो अगर हम यहाँ पर कॉमन मल्टीपल लेट करते हैं, तो हमने सीखा था कि कॉमन मल्टीपल लेट करोगे x, तो डेफिनेटली आप क्या लिख सकते हो, x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y आई एम राइटिंग 180 बिकॉज ये तीनों जो एंगल्स है ना ये हमारे ट्रायंगल के एंगल है, तो डेफिनेटली इन दोनों का सम जो है वो 180 होना है। एंड इफ यू विल सॉल्व दिस तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, ये तो मिल गया। अब अगर x की वैल्यू 45 मिली मतलब कि आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल मिल गए। पहले 2 एंगल जो है वो 45 हुआ और तीसरा एंगल जो है वो क्या हो गया, 90 हो गया। दैट मीन्स योर ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल तो बन गया हमारा, ये तो समझ में आ गया कि ये जो ट्रायंगल है हमारे पास वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब क्या बोला जा रहा है, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल सी। आपको ये बोला जा रहा है कि जो लार्जेस्ट एंगल है ना उसे तुम सी ले लो। तो चलो एक काम करते हैं, ये मैंने ए इधर लिखा, ये बी इधर लिखा और ये सी इधर लिख दिया। लार्जेस्ट एंगल को सी बोला जा रहा है तो हमने लार्जेस्ट एंगल को सी कंसिडर कर लिया। एंड द लार्जेस्ट एंगल इज व्हाट, राइट एंगल हियर एंड द रिमेनिंग 2 एंगल्स आर 45 एंड 45। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देन द वैल्यू ऑफ, अब आपको sec a by cosec b माइनस 10a by cot b, ये सारे वैल्यूज जो है वो पुट करने। अब देखो हमें तो यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू पता है, ये हमारा 45 और ये भी हमारा 45 डिग्री। तो आपको अभी ऑफ कोर्स जो चार्ट आपने लर्न किया होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, ऑफ कोर्स वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो चलो वैल्यूज को पुट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ, क्या है हमारा, sec a डिवाइडेड बाय cosec b और माइनस 10a डिवाइडेड बाय 10b। ठीक है, सी तो लेना नहीं है बिकॉज सी हमारा राइट एंगल है। तो ये सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। अगर मैं sec a की वैल्यू पुट करूँ, याद है आप सबको sec a की वैल्यू क्या होती है, तो पुट करते हैं। sec a की वैल्यू होती है √2 और cosec b की वैल्यू भी होती है √2 और 10a की वैल्यू यानी 1045 की वैल्यू 1। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये दोनों भी 45 है तो 1 1 हो जाएगा। ये कट हो गया 1, ये कट हो गया 1, 1 - 1 विल इक्वल टू 0, अगेन 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 0। हमने सारे वैल्यूज पुट कर लिए, sec a, cosec b, 10a, 10b की वैल्यू पुट कर ली बिकॉज ये sec a जो है वो sec a नहीं है अब ये आपका sec 45 डिग्री है, ये आपका cosec 45 डिग्री है, ये 10 है आपका 10 45 डिग्री और ये भी 10 45 डिग्री, राइट। सो ये सारे वैल्यूज तो हमने सीख लिए, हमने बस सारे वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पर एंड ऑफ कोर्स बाय सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर, जो कि हमें मिल चुका है एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 भी सॉल्व हो गया। चलो भी आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते। अगला क्वेश्चन, अब हमें करना है 15, 16 एंड 17। ट्रायंगल्स के क्वेश्चन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर अभी हमने बहुत सारे सॉल्व किए और सारे क्वेश्चंस आसान हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पाइथागोरस या फिर जो हमारा एरिया वाला पार्ट है ना डेफिनेटली उसमें से होंगे, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो। तो वो पार्ट जो है वो बेसिकली उससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, इसके लिए वो वाले क्वेश्चन जो है ना वो आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ मैं, क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर।
टोटल डिस्टेंस 176 मीटर है और एक सर्कुलर व्हील है, वो एक बार जब रोल करती है तो आपको बताना है कि ये एक बार रोल करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अगर आप ये निकाल सकते हो सो डेफिनेटली टोटल डिस्टेंस को कवर करने में इसको कितने रिवॉल्यूशन लगाने पड़ेंगे ये आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक है, तो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ढूंढो जब वो 176 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है तो, और आपको उस व्हील का रेडियस दिया हुआ है। अब बहुत आसान है, व्हील का रेडियस दिया हुआ है तो डेफिनेटली वी कैन फाइंड आउट द सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, और सर्कमफेरेंस मतलब एक रोटेशन का डिस्टेंस, और आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाले हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। राइट, तो बहुत आसान क्वेश्चन, चलो इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 15 को क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील, हम लोग कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एक तो है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन, वेरी सिंपल। अब टोटल डिस्टेंस तो इन्होंने दे रखा है, ये कितना है 176, है ना, ये टोटल डिस्टेंस तो इन्होंने दे दिया है 176। हमें डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन ढूंढना है, एंड डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस व्हील का सर्कमफेरेंस ढूंढ लेंगे। सर्कमफेरेंस ढूंढने के लिए चलो देखते हैं क्या क्या, रेडियस तो हमें गिवन ही है 2 × 22/7 और हमारा रेडियस है 0.7 मीटर। तो चलो ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 0.7, ये तो कट हो गया और ये 44 और पॉइंट है तो 4.4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4.4 ये देखो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 4.4। अब ये 11 के टेबल में दिख रहा है मुझे जा रहा है तो 11 4 और ये पॉइंट हटा के मैं एक 0 यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलो 11 4 44 और ये देखो 11 1 और 11 6 16 हो गया ये, ओके। और इसे कट करेंगे तो आएगा 40, यानी कि टोटल 40 रिवॉल्यूशन जो है ये लगाने वाला है क्या, जो हमारा सर्कुलर व्हील है टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। ट्रायंगल्स का क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखोगे तो ABC is such that AB is equal to 3, BC is equal to 2, CA is equal to 2.5. If ABC is similar to DEF, हमें EF 4 सेंटीमीटर दिया है, पेरीमीटर जो है DEF का ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनके साइड्स का रेशियो ऑफ कोर्स साइड्स के स्क्वायर का रेशियो एरिया के इक्वल तो होता ही है, साथ में उनके साइड्स का रेशियो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है, उनके साइड्स का रेशियो एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने सीखी है तो यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले मैं फिगर बनाती हूँ, इसको आसानी से सॉल्व करना है बट समझना होगा, तो समझने के लिए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, ये मैंने बना लिया ABC ट्रायंगल, ठीक है। AB is equal to 3, BC is equal to 2 and CA is equal to 2.5। ये हमें AB जो है वो दिया हुआ है 3, BC जो है वो दिया हुआ है 2 और CA जो है ये दिया हुआ है 2.5, ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल है DEF, ये मैंने ले लिया दूसरा ट्रायंगल, ये हमारा क्या है DEF, जिसमें कि हमें दिया हुआ है EF is equal to 4 सेंटीमीटर। ये देखो EF is equal to 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चीज दी हुई है क्वेश्चन में कि ट्रायंगल ABC जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, ABC सिमिलर टू DEF। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या पता है इनके साइड्स का रेशियो इनके पेरीमीटर के रेशियो के भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं अभी अगर ध्यान से देखूं तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर तो मैं ढूंढ सकती हूँ, है ना, तो मैं दिखती हूँ, चलो साइड्स का रेशियो इज इक्वल टू पेरीमीटर का रेशियो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम। तो साइड्स का रेशियो कौन सा लेना होगा, यहाँ पर ये गलती हो सकती है, ध्यान दोगे। साइड्स आपको कौन सा गिवन है, DEF ट्रायंगल का, ये EF गिवन है और EF का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, BC है। तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या लेना है, BC/EF। ये गलती नहीं करोगे, बिल्कुल ध्यान से करोगे, जोन सा भी साइड दिया हो डेफिनेटली आपको वही करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल का भी लेना होगा। सो हियर EF इज नॉट करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AC और AB, EF is basically the corresponding side of BC. That means we have to take the ratio of BC and EF here and is equal to definitely perimeter of both the triangle. तो perimeter of ABC divided by perimeter of DEF, ये हमने ले लिया।
अब हमें BC की वैल्यू तो पता है, BC की वैल्यू कितनी है ये देख लो 2 है, और EF की वैल्यू भी पता है, ये क्या है 4 है। समझ में आ गया। और अगर मैं पेरीमीटर ऑफ ABC की बात करूं, सो डेफिनेटली दैट आल्सो वी कैन फाइंड बिकॉज वी हैव गिवन ऑल द वैल्यूज 3, 2 एंड 2.5। ये मैंने लिख लिया 3 + 2 + 2.5, और ये रहने दो ऐसी पेरीमीटर ऑफ DEF, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब ऊपर वाले को इक्वेशन को लिखते हैं, ये देखो ये तो हो जाएगा 2/4 = हाउ मच 1/2। इधर देखते हैं 7.5 डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हमारा हो गया। अब अगर मुझे पेरीमीटर ऑफ DEF निकालना है, सो इट विल बी हाउ मच 2 × 7.5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखते हैं, यस ऑप्शन बी इज हियर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर हमने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF जो है ना ये ढूंढ लिया। कितना आया आंसर हमारा 15 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हमने यहाँ पर जो कंसेप्ट लगाया वो ये था कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है उन दोनों ट्रायंगल के पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है। क्लियर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम ट्रायंगल। चलो ठीक है, ट्रायंगल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। चलो, इन फिगर DE पैरेलल टू BC, ये आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन D है ये BC के पैरेलल है, ठीक है। ओके, DE पैरेलल टू BC गिवन है। AD = 3 सेंटीमीटर, ये छोटा पार्ट AD कितना है 3। BD = 4 सेंटीमीटर, ये छोटा पार्ट BD कितना है 4 सेंटीमीटर। BC यानी इसकी बात हो रही है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और देन DE = अब हमें DE की वैल्यू पता करनी है, यानी ये वैल्यू जो है ना ये पता करनी है। सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, ये छोटे ट्रायंगल ADE को ABC के सिमिलर प्रूफ कर देंगे, जो कि बहुत आसान है। अगर मैं ADE को सिमिलर प्रूफ करती हूँ ट्रायंगल ABC के, तो ये आसानी से AA टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो एंगल A दोनों में कॉमन है, आप देख लो, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है हमारा एंगल A और छोटे ट्रायंगल ADE में भी एंगल A आ रहा है, तो एंगल A इज कॉमन। एंड सेकेंडली ये जो एंगल है ये देख लो, ये कौन सा एंगल बना रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, राइट। दीज टू एंगल B = एंगल D बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल जो है वो बहुत आसानी से सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। सिमिलर तो हमने प्रूफ कर लिया। अब अगर ये सिमिलर प्रूफ कर लिया तो डेफिनेटली इनके साइड्स के रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। तो मैं लिख दूं, मैं लिख सकती हूँ, देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, AD बाय AB। अगर मैंने लिखा कि ADE जो है ना वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, ऐसा मैंने लिखा, जो हमने प्रूफ कर लिया है। कौन से टेस्ट से प्रूफ किया हमने, AA टेस्ट से प्रूफ किया। देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट आपको इतनी मेहनत ऑफ कोर्स मल्टीपल चॉइस सॉल्व करने के लिए नहीं करनी, तो डेफिनेटली आपको कम समय लगने वाला है, ठीक है। सो AD सिमिलर टू ABC, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ AD बाय AB इज इक्वल टू, डायरेक्टली आ जाते हैं, D हमें ढूंढना है तो D पर ही आ जाते हैं, DE बाय BC। वेरी सिंपल। अब AD की वैल्यू कितनी है, देख लो, AD की वैल्यू जो है वो हमें दी हुई है क्वेश्चन में 3 दी हुई है, और AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप ढूंढ सकते हो, 3 + 4 है ना, ये क्या हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू, DE नहीं पता वही तो ढूंढना है हमें, कोई बात नहीं ढूंढ लेंगे। और हमारा जो BC है दैट इज गिवन हाउ मच 14। अब तो हो गया, सब कुछ गिवन है, हमें D निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये देख लो मैंने D निकाला, इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, और ये इंटू 14। क्लियर है, ये हमारा कट हो गया और D की वैल्यू आ गई 3 × 2 = 6 सेंटीमीटर। हमने D की वैल्यू निकाल ली 6 सेंटीमीटर, विच इज ऑप्शन B हियर। ऑप्शन B जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारा जो ये D है ना इसका लेंथ कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 18, 19 एंड 20। चलो स्टार्ट करते हैं 18, 19 एंड 20, अगर इतना क्लियर है तो। ये पहुंच गए हम सेक्शन A के एंड पर। ऑलमोस्ट 18, 19 एंड 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो
18 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्या बोला जा रहा है, इफ 4 10 बीटा इज इक्वल टू 3 देन दिस ये सारी चीजें गिवन है और आपको सॉल्व करना है इसको। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो 10 बीटा 4 10 बीटा इज इक्वल टू 3 दी हुई है, इसे क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हम 4 10 बीटा इज इक्वल टू 3 का क्या करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। अगर 4 10 बीटा इज इक्वल टू 3 है, सो डेफिनेटली 10 बीटा अगर मैं फाइंड आउट करूं यहाँ से, तो इट विल बी 3/4 ओनली। वेरी सिंपल, इट विल बी 3/4। अब अगर 10 बीटा 3/4 है तो मेरे लिए साइन और कॉस निकालना बहुत आसान हो जाएगा। आप रफली एक फिगर बना सकते हो। चलो ये मैंने बनाया और ये मैंने एंगल ले लिया बीटा। अगर 10 बीटा की बात कर रही हूँ तो 10 क्या होता है, p/b होता है। तो ये हो गया p और ये हो गया b। ठीक है, अब ये निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, डेफिनेटली 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना, 9 प्लस 16 यानी 25 और ये हमारा आंसर आ गया इसका 5। बहुत आसान है, ये हमने ढूंढ लिया, हमें मिल गई इसकी वैल्यू 5। यानी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेनस है। अब आप चाहो तो साइन और कॉस की वैल्यू आसानी से ढूंढ सकते हो। एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका एक और है कि आप यहीं पर इसको कॉस से डिवाइड कर दो, बट मेरे हिसाब से ये ज्यादा प्रेफरेबल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना आपका। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब साइन बीटा की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो कितनी हो जाएगी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, p/h, तो हो जाएगा ये 3/5। और कॉस बीटा की वैल्यू अगर मैं बताऊं तो कॉस की वैल्यू होती है b/h, यानी कि हमारा बेस है 4, ठीक है ना, तो b/h। कोई दिक्कत नहीं, आंसर आ गया हमारा। अब कुछ नहीं करना, तो वैल्यूज पुट करने हैं। 4 इंटू साइन बीटा यानी कि 3/5, ओके, माइनस 3 इंटू क्या है कॉस बीटा यानी कि 4/5। नीचे की तरफ आते हैं, 4 इंटू साइन बीटा यानी 3/5 प्लस 3 इंटू कॉस बीटा यानी 3 इंटू 4/5। अब नीचे तो ठीक है, सॉल्व करके आएगा। ऊपर आप देख पा रहे हो ये तो कट हो जा रहा है और 0/एनीथिंग क्या होता है, 0 होता है। यानी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज हाउ मच, 0। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए जो कि 0 है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फटाफट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। अब डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बेसिकली वैसे दो इक्वेशन जो बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हो एक दूसरे से, यानी ओवरलैप कर रहे हो, वैसे इक्वेशन को हम डिपेंडेंट इक्वेशन बोलते हैं। अब आपको कोइंसाइड का कंडीशन तो पता है, या फिर ओवरलैपिंग इक्वेशन यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन आपको पता है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया था, राइट। तो ये कोइंसाइड कर रहे हो, डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो आपको बताना है कि इस इक्वेशन का डिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो क्या होगा। यानी ऐसा ही एक इक्वेशन जो कि बिल्कुल इसके जैसा हो, यानी कि जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करो तो ये बिल्कुल इसके एक के ऊपर एक ओवरलैप हो। यानी ये मैंने ग्राफ बनाया, एक लाइन बनाई मैंने, दूसरी लाइन जो बनाओगे ना वो भी इसी के ऊपर ओवरलैप होगी। जब आप ग्राफ बनाओगे तब तो वो ओवरलैप दिखेगी आपको, लेकिन हाँ दिखने में दोनों इक्वेशन अलग लगेंगे। तो हमें इसी का डिपेंडेंट इक्वेशन जो है वो हमें ढूंढना है। तो डेफिनेटली डिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, यानी कि कोइंसाइड होंगे। अब कोइंसाइड होंगे तो इसका मतलब होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे यहाँ पर कि a1 a2 यानी कि सारी की वैल्यूज पुट करें और चेक करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में चलो 2 मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, बिकॉज इक्वेशन बिल्कुल ऐसा होने वाला है, रेशियोज जो है इनके सेम आने वाले हैं। यानी कि आप जो भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आपको इक्वेशन मिलती है उन दोनों इक्वेशन का रेशियो जो है ना वो कांस्टेंट आने वाला है। ऐसा यहाँ पर इस कंडीशन के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो इसे कैसे निकालेंगे, मैंने बोला मान लो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा -10x और ये हो जाएगा +14y और ये हो जाएगा 2 2 4। क्या ऐसा कोई इक्वेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, देख लो, ये तो छूट गया पहले ही। -10x + 14y होना चाहिए, यहाँ पर -14 है, ये भी छूट गया। -10x + 14y -4 होना चाहिए, यहाँ पे +4 है, ये भी मिस हो गया। यानी कि ये इक्वेशन को 2 मल्टीप्लाई करके तो हमें नहीं मिला। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं -2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। आप रैंडमली किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर
इनका और इनका रेशियो निकाल के चेक कर सकते हो, कोई भी एक, जैसे मैंने -5 और 10 का रेशियो और 7 और 14 का रेशियो निकाला, अगर ये सेम आ रहे हैं तो ठीक है, हम वो इक्वेशन को कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि आप थोड़ा इक्वेशन को चेक कर लोगे, आसानी से चेक कर सकते हो। 4 इक्वेशन यहाँ पर दिए हैं, तो जैसे मैं अभी मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि मैं अगर इसे -2 से मल्टीप्लाई करूँ इस इक्वेशन को, हमारा जो इक्वेशन है ये देख लो, और ये निकालना भी बहुत आसान है, मैंने आपको बताया कैसे निकालोगे। a1/2 = b1/b2 = c1/c2 होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया है कि ये डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करने वाले हैं व्हेन यू विल मेक द ग्राफ ऑफ दिस। ठीक है, सो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये देखो, ये हमारा हो जाता है 10x, ये हो जाता है -14y, और ये हो जाता है = कितना, -4। और अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखे हुए, तो 10x - 14y + 4 = 0। तो मुझे एक इक्वेशन यहाँ पर दिखा था 10x - 14y, ये देखो, ये वाला इक्वेशन जो है ना, ये मुझे एग्जैक्टली यहाँ पर दिख रहा है, 10x - 14y = -4। यानी कि अगर मैंने इसे -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा एग्जैक्ट सेम इक्वेशन मुझे मिल रहा है जो यहाँ पर है। यानी कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ढूंढूं, तो हमेशा वो कांस्टेंट आएगा, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 मिलने वाला है। क्लियर है? तो ये हमारा ऑप्शन डी हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये। हमारे लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। ठीक है, अभी हमें पता है कि हमारे इंग्लिश अल्फाबेट टोटल अगर हम देखें तो इट इज 26, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स? तो 26 लेटर्स में से मैथमेटिक्स में चुने जाने वाले वर्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर आप मैथमेटिक्स वर्ड को देखोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली रिपीटेड लेटर तो हमें नहीं कंसिडर करना। तो हम लोग यहाँ से चूज कर लेते हैं पहले कौन कौन से लेटर, M ले लिया, A ले लिया, T ले लिया, H ले लिया, E भी ले लिया। ठीक है, MATHE ले लिया। अब ये M नहीं ले सकते बिकॉज हमने ऑलरेडी एक बार चूज कर लिया है, A भी नहीं ले सकते बिकॉज हमने चूज कर लिया है, T भी नहीं ले सकते बिकॉज चूज किया है, I ले सकते, I ले लिया, C भी ले सकते, ले लिया, और S भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे हैं हमारे लेटर्स यहाँ पर। और टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर्स जो है हमारे पास 26 है। तो इनको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि हमारा जो इवेंट अगर आप इसको देखते हो तो टोटल जो है हमारे ऑब्जर्वेशन 26 है, और मैथमेटिक्स के जो इवेंट आप यहाँ से चूज कर सकते हो वो कितने हो गए, 8 थे ना, तो ये हो गया 8/26। क्लियर? अब आपको दिख रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो कट कर लेते हैं, 2 4 जा 8 और 2 13 जा, यानी कि 4/13। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 26, और हमारे इस पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के जो नंबर्स यहाँ पर हम चूज करने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, 8। ठीक है, सो हमने ये यहाँ पर डिवाइड कर दिया और हमें आंसर मिल गया 4/13, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लो, ऑप्शन ए यानी 4/13 जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान थे सारे क्वेश्चन। अभी हमने सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं। देखो, सिर्फ ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, डेफिनेटली यू ऑल नीड टू सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चन, ओके। एंड ऑफ कोर्स मैंने सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताया, तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इसको अच्छे से देखो, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अपलोड सेक्शन बी। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।